Just let me know so I you leave. Just let me use it interest. नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं वीवो के नए स्मार्टफोन वीवो V9 के बारे में। Just let me use it. तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीवो V9 के डिज़ाइन से। तो यह फ़ोन जो है काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन के साथ आता है। अगर आप सामने से देखें तो ये कुछ नए एंड्रॉयड फ़ोन्स की तरह है, जो कि नॉच के साथ आता है, जो कि हमने सबसे पहली बार आईफोन 10 में देखा था। इसका नॉच जो है वो आईफोन 10 से थोड़ा छोटा है, क्योंकि इसमें उतने सारे इंफ्रारेड वगैरह के सेंसर नहीं हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की डिस्प्ले है। मुझे काफ़ी पसंद आई ये डिस्प्ले। और एक और जो चीज़ इस फ़ोन की मुझे ये बात अच्छी लगी कि अगर आप बैक पे ध्यान से देखें तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया है। सिर्फ फेस बेस्ड अनलॉक इसमें नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अगर इसके फेस अनलॉक की बात करें तो ये काफ़ी फास्ट है, हर बार सही से चलता है। यहाँ तक कि अगर आप बिल्कुल ही बेकार लाइटिंग में भी हैं तो इसके अंदर एक फीचर है जिसमें कि ये एम्बिएंट लाइटिंग डिटेक्ट करता है और स्क्रीन की ब्राइटनेस को मैक्सिमम कर देता है, ताकि आपका चेहरा रोशन हो जाए और फ़ोन अनलॉक हो जाए। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो यह 6.3 इंच के फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। फुल HD प्लस यानी कि HD से ज़्यादा। जो एस्पेक्ट रेशियो है वो काफ़ी अलग है, पर हम इस फ़ोन की कुछ खामियों के बारे में भी देखेंगे जल्द ही इस वीडियो में, जब मैं आपको इसके कुछ अन्य और फीचर बताऊंगा। तो डिज़ाइन की बात करें तो बैक पे आपको एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा फिनिश मिलता है, जिसपे बहुत ही जल्दी फिंगरप्रिंट की वजह से स्मजेस आ जाते हैं, तो उसको आपको बार बार ऐसे साफ करते रहना पड़ेगा मिरर फिनिश मेंटेन करने के लिए। पर अच्छी बात यह है कि फ़ोन के डब्बे के अंदर आपको इसके लिए बैक कवर मिलता है, जो कि TPU कवर है। आइए इसकी एक जल्द से जल्द अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको इसके डब्बे के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज और सामान मिलता है। Just let me use it interest. You can find a better than this. You swear, girl, you leave. Just let me know so you leave. Just let me use it interest. अब हम फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में और बात करते हैं। बैक पे आपको ये डबल कैमरा मिलता है, ड्यूल कैमरा। आईफोन 10 जैसा ही पूरा डिज़ाइन है। LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, वीवो की ब्रांडिंग है। थोड़ा सा ये छोटे से ये उठाव सा है प्लास्टिक का, ताकि जब आप फ़ोन को ऐसे नीचे रखें तो फ़ोन जो है डायरेक्टली टच ना हो सरफेस से। अच्छी चीज़ है थोड़ी। एक नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो 3.5 मिलीमीटर का जैक है, माइक्रोफोन के लिए होल है, माइक्रो USB पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। दाहिनी ओर पे अगर आप देखेंगे तो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है, और बाईं ओर पे आपको सिम ट्रे स्लॉट दिया गया है। सिम ट्रे स्लॉट की एक खास बात यह है कि अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए इसमें स्लॉट है, जो कि प्लस पॉइंट है इस फोन का। आइए इसकी और अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो डिस्प्ले जो है इस पे नेविगेशन काफ़ी हद तक आसान है। आप इस पे नॉर्मल जो एंड्रॉयड के बैक बटन, रीसेंट बटन और होम बटन को यूज़ कर ही सकते हैं, पर इन्होंने जेस्चर्स का भी फीचर दिया है, तो आप इसमें जेस्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही आईफोन 10 जैसा यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। बीच वाले बटन को नीचे से उठा के अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक कार्ड्स मिल जाएंगे जिसमें रीसेंट ऐप्स हैं, और इस तरफ से आप राइट साइड से अगर आप ऐसे इसको मूव करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे, और इधर से अगर आप मूव करते हैं तो आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा वीवो वाला, जो कि काफ़ी हद तक ईजी है इस्तेमाल करने में। तो यूज़र इंटरफेस से मुझे कहीं पे दिक्कत नहीं आई। अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो एक Qualcomm Snapdragon 626 चिपसेट के साथ आता है, जिसकी क्लॉक स्पीड जो है 200 मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 625 से, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी फास्ट कर पाएगा। 10% परफॉर्मेंस जो है वो फास्टर है स्नैपड्रैगन 625 के कंपैरिजन में। तो थोड़ा बहुत तो बूस्ट मिल ही जाता है कई सारी चीज़ों में, और फ़ोन जो है काफ़ी हद तक स्मूथ है। कहीं पे मुझे अब तक दिक्कत महसूस नहीं हुई। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें भारी भरकम गेम्स खेली, बहुत सारे ऐप्स चलाए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था इस पर। अगर आप वीवो V9 के बेंचमार्क स्कोर्स पे नज़र डालें तो आप देखेंगे कि जितने भी स्कोर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। कोई भी स्नैपड्रैगन 625 वाला जो फ़ोन होगा उसके मुकाबले इसके स्कोर्स काफ़ी हद तक सही हैं। अगर हम रैम वगैरह की बात करें तो आपको इसमें 4 GB रैम मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम रैम वाला फ़ोन है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको 4 GB रैम मिल रहा है, जिससे आपके सारे काम
हो जाएंगे। ऐसी कभी कोई दिक्कत मेरे को महसूस नहीं हुई मल्टीटास्किंग करने में। इसके अंदर सेंसर्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर वो सारे सेंसर मौजूद हैं जो कि आपको आम दिनचर्या में ज़रूरी होते हैं सही से फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं खामियां निकालना चाहूँ तो एक खामी ये हो सकती है कि प्लास्टिक ही सा लगता है थोड़ा बहुत पीछे से, भले ही बहुत मस्त सी ग्लॉसी फिनिश है, पर ये थोड़ा, अगर ये मेटेलिक होता तो और ज़्यादा प्रीमियम लगता, जो कि इसमें वो कमी है कि इसमें वो मेटालिक बॉडी नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी सोचें कि अगर इसमें मेटालिक बॉडी होती तो शायद ये फ़ोन और ज़्यादा महंगा हो जाता। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनियां देखती हैं और उस हिसाब से अपने फ़ोन को निकालती हैं। बैक कैमरा की बात करें तो ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। वीवो के फ़ोन सारे ही कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होते हैं। बैक कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का है। कैमरा की क्वालिटी मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी, पर जो बैक कैमरा है उसका पोर्ट्रेट मोड उतना खास नहीं लगा, क्योंकि इनका फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का है तो फ्रंट कैमरा पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। उससे ली गई पोर्ट्रेट मोड की सेल्फीज़ वगैरह काफ़ी हद तक ठीक आती हैं, पर जो बैक कैमरा है उसके सैम्पल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो आप ठीक ठाक ले पाएंगे, पर जो जैसे कान होते हैं और एजेस होते हैं वो अभी तक पूरी तरीके से सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उतनी अच्छी जो आप एक इमेज क्वालिटी एक्सेप्ट करेंगे बैक कैमरा से वो नहीं आएगी। फ्रंट कैमरा से काफ़ी हद तक आप अच्छी फ़ोटोज़ ले पाएंगे। और एक और ख़ास बात जो इस फ़ोन की मुझे लगती है वो ये लगती है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। शायद से यह पहला ऐसा फ़ोन मैंने भारत में देखा है जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आता है फ्रंट कैमरा में। तो अच्छी बात है इस फ़ोन के बारे में। आप ये सारे इमेज सैम्पल्स देख सकते हैं जो कि मैंने इसके फ्रंट कैमरा से लिए, बैक कैमरा से लिए। बैक कैमरा का पोर्ट्रेट मोड उतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा था मुझे, फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट मोड ठीक ठाक है, पर जैसे पिछले साल भी वीवो के फ्लैगशिप फ़ोन में 24 मेगापिक्सल ही था। इस साल वो चाहते तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते थे, पर 24 मेगापिक्सल कोई कम नहीं होता, काफ़ी हद तक ठीक है। इस बार क्वालिटी मुझे पहले से तो बेहतर लग ही रही है। और अगर हम वीडियो क्वालिटी की भी बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक अच्छी है। कोई ऐसा मुझे खामी नहीं नज़र आई इस फ़ोन में उतनी ज़्यादा कैमरा के मामले में। आइए अब इस फ़ोन की असली जो कुछ खामियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जब आप कोई ऐसा फ़ोन लेते हैं जो कि 6.3 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आता है तो आपकी एक उम्मीद ये होती है कि जो 16:9 का कंटेंट है वो आप पूरी स्क्रीन पे देख पाएँ। पर इस फ़ोन की एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब अगर आप इस पर यूट्यूब देख रहे होंगे, कोई भी गेम खेल रहे होंगे, तो वो फुल स्क्रीन में तो कुछ दिखाता ही नहीं है। सारी साइड में ब्लैक बार्स आ जाते हैं और फिर आपको बीच में 16:9 में खेलना पड़ता है। जैसे कई सारे जो नए फ़ोन्स हैं उनमें ऐसा होता है कि आप जूम टू फिल कर सकते हैं। आप जूम करेंगे तो पूरी स्क्रीन को फिल कर देगा वो कंटेंट और आप आराम से वो वीडियो का एक्सपीरियंस ले पाएंगे पूरी स्क्रीन पे। अगर आपके पास इतनी बड़ी स्क्रीन है तो क्यों ना आपको ये ऐसा फीचर दिया जाए, और हर एक फ़ोन में होता है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कहाँ पे इनकी कमी रह गई कि ये ऑप्शन इसमें नहीं है कि आप पूरी पिंच टू जूम करके, जैसे आप गेम्स को ऑटोमेटिकली होना चाहिए था, हो सकता है कहीं सेटिंग्स में दबा हुआ हो, पर मुझे नहीं मिला ऐसा कोई ऑप्शन। और अगर इस चीज़ को जल्दी फिक्स नहीं किया जाता तो मुझे लगता है इस फ़ोन की सबसे बड़ी खामी बस यही है कि इसमें आप वीडियोस फुल स्क्रीन पे पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे, गेम्स पूरी तरीके से नहीं खेल पा रहे, तो इतनी बड़ी डिस्प्ले लेके आप क्या कर पाएंगे उसका। ये मुझे काफ़ी नुकसानदायक बात लगी। अगर हम स्नैपड्रैगन 626 की बात करें तो इतना फास्ट परफॉर्मिंग है कि किसी भी चीज़ में मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत महसूस नहीं नज़र आई। 4 GB रैम है, 64 GB स्टोरेज है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था इस फ़ोन पे। डिज़ाइन की बात करें तो थोड़ी बहुत, जैसे मैंने बोला कि स्मजेस आ जाते हैं और थोड़ा सा प्लास्टिक ही लगता है, वो सब छोटी मोटी दिक्कतें हैं। और अगर आप बाकी चीज़ों की बात करें तो आज भी इसमें 3.5 मिलीमीटर जैक है, जो कि नए फ़ोन्स जो फ्लैगशिप आ रहे हैं उनमें नहीं है। और शायद से यह फ़ोन 22 से 25 हज़ार की रेंज में आएगा। तो अगर आप इस रेंज में यह फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको ऐसा डिस्प्ले पसंद है, नॉच वाला डिस्प्ले, मतलब आपको कोई बुरा नहीं लगता, अगर आपको ऐसा डिस्प्ले पसंद है, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, कैमरा ठीक है इसका, अच्छा है, मतलब उस प्राइस रेंज में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ही फ़ोन है जो इस टक्कर के कैमरा के साथ आएंगे। तो अगर आप वो सब सोचें तो कैमरा अच्छा है इसका, और स्पीकर क्वालिटी सही है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, काम आप चला लेंगे। इस रेंज में आप काम चला लेंगे। फ़ोन के डब्बे के अंदर आपको कवर ज़रूर मिलता है तो काम आपका चल जाना चाहिए उस मामले में।
और अगर आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचें कि फेस अनलॉक बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक रिफाइंड है, कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, एंड्रॉयड 8 का लेटेस्ट वर्जन है इसमें, एंड्रॉयड ओरियो के लेटेस्ट वर्जन के साथ ही आ रहा है, जेस्चर्स प्रॉपर दिए गए हैं ताकि आप इसको आराम से इस्तेमाल कर पाएँ। और मतलब ओवरऑल जो एक नेविगेशन है पूरे सिस्टम के दौरान, वो कहीं पे भी मुझे कुछ उसमें ऐसी कोई खामी नहीं नज़र आई। पर अगर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खलेगी कि आप चीज़ों को फुल स्क्रीन करके नहीं देख सकते और आपको शायद कुछ महीने इंतज़ार करना पड़े और वीवो कोई OTA अपडेट निकाले या फिक्स निकाले और फिर 1-2 महीने में शायद ये चीज़ ठीक हो जाए, तो वो एक मुझे खामी लग रही है। और अगर वो इस चीज़ को ठीक कर देते हैं तो 22 से 25 हज़ार की रेंज में ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ फ़ोन्स इसको टक्कर ज़रूर देंगे, पर ये एक अपनी अलग कैटेगरी में है, क्योंकि अगर आप ज़ेनफ़ोन 5 वगैरह के बारे में भी सोचें तो उनमें भी यही ऐसा ही डिस्प्ले देने की कोशिश की गई है। उनके कैमरा मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगे वीवो V5 से, बट स्टिल अगर आप देखें तो अगर आपको जितनी आसानी से ये फ़ोन उपलब्ध होगा, क्योंकि वीवो के साथ वो सारी दिक्कतें नहीं हैं जो आपको Xiaomi जैसे ब्रांड्स के साथ होती है कि आपको 1000 बार इंतज़ार करना पड़ता है फ्लैश सेल में, कितना भी बढ़िया फ़ोन आप खरीद ही नहीं पाते। तो ये सब दिक्कतें आपको ऐसे फ़ोन के साथ नहीं होंगी। आप दुकान में जाएंगे, आप स्ट्रेट ये फ़ोन बाय कर पाएंगे, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आराम से मैं पूरे दिन इस फ़ोन को इस्तेमाल कर पा रहा था, बैटरी लाइफ इसकी टिक जाती है, तो वो भी एक मेरे को इशू नहीं लगाया। सच वाईफाई मेरा ऑन था, मैं गाने वाने सुन रहा था, एक सिम इसमें मेरा डला हुआ है, तो इतना कोई इशू नहीं है। फ़ोन जो है वो काफ़ी हद तक सही चल रहा है। जो बैड इनके लिए नाम आता है वो इसलिए आता है कि ये सिर्फ सेल्फ़ी बोल के फ़ोन बेचते हैं, तो वो भी मुझे इस बार उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी। सेल्फ़ी ठीक है, पर बाकी फ़ीचर्स पे भी इन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया ही दिया है, तो वो सब दिख रहा है कि फ़ोन में काफ़ी हद तक बाकी चीज़ें ठीक कर दी गई हैं, पर खामियां तो हैं ही हैं। जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि आप पूरी ज़ूम टू फिल कर नहीं सकते, और भी छोटी मोटी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें अभी भी हैं, जो कि सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जिनको अगर ये चाहें मेहनत करें तो फिक्स कर सकते हैं। तो अगर ये फिक्स कर देते हैं तो ये किसी के लिए भी बाय करने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है, जो कि बजट रेंज से थोड़ा ऊपर कोई फ़ोन लेना चाहता है। तो मित्रों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ये मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये फ़ोन Vivo V9 पसंद आया कि नहीं आया। नहीं आया तो भी बताएं क्यों नहीं आया, पसंद आया तो भी बताएं कि क्यों पसंद आया। हो सकता है कि मैं आपकी बात जो है आगे पहुंचा पाऊँ कंपनी वालों तक कि भाई ये चीज़ आपके फ़ोन में ख़राब है, ये चीज़ सही है, इसको सही कीजिए। आप लोगों का फीडबैक बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।